अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लाहौर से निकले हुए आज चौथा दिन है। इमरान खान खूनी मार्च की धमकियां भी दे रहे हैं और साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को अल्लाह के वास्ते भी दे रहे हैं कि उनकी बात सुने। इस्टेब्लिशमेंट को खबरदार भी कर रहे हैं कि वो चोरों के साथ खड़ी ना हो, क्योंकि जो चोरों के साथ खड़ा होगा वो उन्हीं के साथ रंगा जाएगा। और अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने गुजरावाला में आवाम से कहा कि अगर चौकीदार कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो आप कहेंगे कि मैं तुम्हें तनख्वाह देता हूं अपनी हिफाजत के लिए, तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते। आज सुबह इमरान खान ने ट्विटर पर लिखा कि मैं 6 माह से मुल्क में एक इनकलाब का मुशाहिदा कर रहा हूं। सवाल सिर्फ यह है कि आया ये बैलेट बक्स के जरिए नर्म होगा या खून रेजी के जरिए तबाहकुन। इस सख्त ट्वीट के बाद कमोकी में खिताब करते हुए इमरान खान ने एस्टैब्लिशमेंट को अल्लाह का वास्ता दे दिया। अल्लाह का वास्ता है, कौम की आवाज सुन लो। आप इन चोरों के साथ ना खड़े हो, जो भी इनके साथ मिलेगा वो इन्हीं के साथ रंगा जाएगा। इमरान खान खुले लफ्जों में ये इल्जाम भी लगा रहे हैं कि मुल्क में सजा और जजा के फैसले कानून और इंसाफ के तहत अदालतें नहीं करती, बल्कि एस्टैब्लिशमेंट बंद कब्रों में ये फैसले करती है और कौम पर मुसलत कर देती है। इमरान खान ये भी वाजे कर रहे हैं कि उनका पूरा करप्शन का बयानिया भी एस्टैब्लिशमेंट ही की मरहून मिन्नत था। गुज़िश्ता रोज़ मुरीदके में खिताब करते हुए भी इमरान खान ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट सुन लो, आपने ही इन लोगों पर केसेस करवाए, आपने ही बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी ही JIT ने ही नवाज शरीफ की करप्शन के बारे में बताया। मेरी एस्टैब्लिशमेंट ये सुन लो, आपने ही इन लोगों के ऊपर केसेस करवाए, आपने बताया कि ये कितने करप्ट थे, आपकी JIT ने साबित किया नवाज शरीफ कितना करप्ट था, आपके दौर में पता चला कि हजारी कितना चोर है। और अगर आज आप हमें कहते हैं कि क्योंकि अब आपने फैसला किया है इन चोरों का साथ देने के लिए, तो ये ना समझे कि हम भेड़ बकरियां हैं, हम जानवर नहीं हैं, हम इंसान हैं। सारी कौम इधर खड़ी है और आप जाके चोरों के साथ खड़े होके और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं इन चोरों की हिमायत में। इमरान खान उस JIT का जिक्र कर रहे हैं जो पनामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई थी, जिसके अराकीन को सुप्रीम कोर्ट ने खुद चुना था। इसी JIT की रिपोर्ट की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया था और सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा सीनियर जज और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल अहसन मॉनिटरिंग जज मुकर्रर किए गए थे। लेकिन आज इमरान खान कह रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट की JIT ने नवाज शरीफ की करप्शन का बताया था। यानी इमरान खान खुद ही ये साबित कर रहे हैं कि उनका पूरा बयानिया फौज के कहने पर सियासी एजेंडे के तहत बनाया गया और आगे बढ़ाया गया था। आज इमरान खान ने गुजरावाला में खिताब करते हुए कहा है कि अगर चौकीदार ये कहे कि मैं न्यूट्रल हूं तो चौकीदार को कहो मैं तुम्हें अपनी हिफाजत के लिए तनख्वाह दे रहा हूं, तुम न्यूट्रल नहीं रह सकते। घर का कंगाल कर रहे हो लुटेरे, और वो चौकीदार कहे जी मैं तो न्यूट्रल हूं, तो गुजरावाला बताओ आप क्या कहेंगे, बताओ तो सही। आप चौकीदार को कहेंगे मैं तुम्हारी तनख्वाह दे रहा हूं अपने मेरी हिफाजत करने के लिए, तो न्यूट्रल नहीं रह सकता चौकीदार। हम चुप करके तमाशा देखें और चौकीदार कहे जी मैं न्यूट्रल हूं। मुल्क ये नहीं समझता, कौम चाह रही है कि मुल्क के इदारे इस मुल्क की आवाम के साथ खड़े हो, ये कौम की डिमांड है। इमरान खान की तकारीर पर रद्दअमल देते हुए नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने ट्विटर पर लिखा है कि 10 लाख लाने का दावा करने वाला अभी तक 2000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सका। अवाम की लाताल्लुकी की वजह वो शरंगेज झूठ हैं जिनका कच्चा चट्ठा कौम के सामने आ चुका है। इसने एक के बाद एक झूठ इतनी बेदर्दी और ढिठाई से बोला कि DGISI को मजबूरन अपनी खामोशी तोड़कर कौम को सच बताना पड़ा, जिसका जवाब ये इतने दिन गुजरने के बाद भी नहीं दे सका है। इसीलिए इसका सारा जोर हस्बे आदत सिर्फ गालम गलोच तक महदूद है। मैंने शहबाज शरीफ से कह दिया है कि ये 2000 का जत्था लेकर आए या 20,000 का, ना इस फितने का कोई मुतालबा सुनना है, ना ही इसे कोई फेस सेविंग देनी है जिसके लिए ये बेताब है। इमरान खान ने आज सुबह ट्वीट में खून रेजी का जिक्र किया और कल वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की एक मुबैना ऑडियो लीक सामने लाए थे, जिसमें लॉन्ग मार्च में असलहा लाने की बात हो रही थी। इस पर रद्दअमल देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि तुम अगर हमला करोगे तो हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो। हमने भी तो चूड़ियां नहीं पहनी हुई ना, ये हमारे खिलाफ रियासत को इस्तेमाल करेगा, हमारे पुरअमन मिजाज के अंदर हमें मारेगा, तो यही मतलब है क्या? इसको क्या मतलब है? इसी बात कोई लाइसेंस किल है? ये क्या यहाँ पाकिस्तान का चेयरमैन बन गया है? फिर भुगतेगा भी सही इंशाल्लाह, बरबरा क्या ना हो के भुगतेगा। और फिर आज वजीर तालीम खैबर पख्तूनख्वा कामरान मगश ने कहा
कि लाइसेंस याफ्ता असलहा लेकर इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत ने गुंडागर्दी की तो दिफा का हक रखते हैं। ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा रही है? सीनियर साफ़ी और तजियाकार हामिद मीर साहब इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं और ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा कि सवाल सिर्फ ये है कि बैलेट बक्स के ज़रिए ये इनकलाब नर्म होगा या खून रेजी के ज़रिए तबाह कुन होगा। फिर थोड़ी देर पहले तकरीर की, बड़ा रास्त वो इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद कर रहे हैं कि हम चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं। किस तरफ जा रही है हामिद मीर साहब सूरत हाल? अच्छा, जो उन्होंने ये बात की है ना कि हम चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं, तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब इमरान खान साहब की हुकूमत के 3 महीने पूरे हुए, यानी कि 90 दिन पूरे हुए, तो उन्होंने कुछ सहाफ़ियों को बुलाया, उसमें मैं भी शामिल था। तो उन्होंने कहा जी कि आप ज़रा मुझे ना 6 महीने दे दें और 6 महीने बाद मेरे पे आप तनकीद करें। तो हमने उनकी बात नहीं सुनी, मैंने नहीं सुनी, मैंने कुछ सवाल थे वो उठा दिए। तो फिर मुझे एक सीनियर फौजी अफसर ने बुलाया और उन्होंने मुझे ये कहा कि हमें खान साहब ने कहा है कि आपको ज़रा समझाएं, तो प्लीज़ ज़रा आप उनको 6 महीने दे दें। 6 महीने गुजर गए। उसके बाद मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो स्पोक्स पर्सन की एक पूरी टीम थी, उसके एक सीनियर मेंबर ने बताया कि यार आज तो अजीब काम हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहते हैं जी कि एक सीनियर फौजी अफसर जो हैं वो इमरान खान साहब को मिलने आए थे, अपना जो एक रूटीन का कोई उनका एक मनसब का तकाजा था। तो खान साहब ने उनको कहा कि वो जनरल साहब वो हमारा ना स्पोक्स पर्सन का इजलास हो रहा है, आप चले ना मेरे साथ वहाँ पे। उन्होंने कहा मुझे रहने दें, वो आपकी सियासी मीटिंग है। तो नहीं नहीं, ये फ़ौज तो हमारी अपनी है, आप चले ना मेरे साथ। वो उनको लेके चले गए और वहाँ पे स्पोक्स पर्सन की मीटिंग में बिठा दिया। अब वो रिलक्टेंट हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि ये मुझे इस मीटिंग से उठने की इजाज़त दे दें। खान साहब ने कहा ये हमारी फ़ौज है, कोई मसला नहीं, जो आपकी पॉलिसी है वही हमारी पॉलिसी, आप स्पोक्स पर्सन से खिताब करें। वो कहते हैं जी मैंने बड़ी मुश्किल से कुछ बातें करके अपनी जान छुड़ाई। तो ये इमरान खान साहब जो आज कह रहे हैं ना कि चौकीदार को तनख्वाह किस बात की देते हैं, ये चौकीदार को ज़बरदस्ती पकड़ के अपनी सियासी मीटिंग में ले जाते थे और इनकार के बावजूद उनको प्रेशराइज करते थे कि मेरे स्पोक्स पर्सन को लाइन दे। आप चौकीदार से लाइन लेते थे। तो मैंने वो जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा थे जो स्पोक्स पर्सन के उस ग्रुप में मौजूद थे, मैंने उनसे नाम पूछ लिया। उन्होंने मुझे नाम बताया तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर मुझे ये भी पता चल गया कि वो ज़बरदस्ती उनको लेके गए थे चौकीदार को वहाँ पे। तो आप चौकीदार को तो चौकीदारी करने नहीं दे रहे थे, आप तो चौकीदार को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। आपने पहले DGISI को जनरल नदीम अंजुम को कहा कि जनाब ये अपोजिशन को अंदर कर दें, उन्होंने कहा लिख के दें, आप भाग गए, आपने कहा लिख के नहीं दूंगा। फिर आपने जनरल कमर जावेद बाजवा को कहा कि ये सारे चोर डाकू हैं, इनको अंदर करें। तो उन्होंने पता है क्या जवाब दिया? उन्होंने जवाब दिया कि प्राइम मिनिस्टर साहब, पहली बात तो यह मेरा काम नहीं है, दूसरी बात यह है कि अगर आप ये काम मुझसे करवाना चाहते हैं तो ये कुर्सी आप छोड़ दें, इस कुर्सी पे अगर मैं बैठ जाऊं तो ये काम कर दूंगा। तो ये इमरान खान साहब जो है ना, ये चौकीदार वाला जो बयानियाँ बेच रहे हैं, ठीक है ये आम लोगों को बेचते रहे, लेकिन हम लोग जो बहुत सी बातों को जानते हैं, रहने ही दे, मेरा मुंह ना खुलवाएं, अभी थोड़ी सी बातें बताइए आपको। आमिर साहब सर ढका छुपा नहीं है, खान साहब ये तो कह नहीं रहे कि आप आइन के मुताबिक अपना काम करें। खान साहब तो कह रहे हैं मेरी सपोर्ट में आ जाएं, और जैसे जैसे मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है वो इस बयानिए को मजबूत करते जा रहे हैं, या गलत बयानी की बुनियाद पर कि ये मेरा आइनी मुतालबा है कि इस हुकूमत को हटाने में और इलेक्शन कराने में फ़ौज किरदार अदा करे। अब ज़ाहिर नए आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट अभी तक नहीं हुई है, एक विंडो है। आपको लगता है कि उस विंडो में जो बात वो कर रहे हैं, और खान साहब ज़ाहिर एक स्मार्ट पॉलिटिशियन तो हैं, वो कहीं ना कहीं किसी कैलकुलेशन के तहत ही कर रहे हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि इसका असर हो रहा है? देखें शाहजेब भाई, इमरान खान साहब ने जो सारा फटा डाला हुआ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डाला हुआ है कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगवाना चाहते हैं। ना कोई इनकलाब का मसला है, ना कोई और मसला है। ये जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि जब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं
उनको जब इन्होंने कहा कि आप ये अपोजिशन को पकड़ें तो उन्होंने इनकार किया। तो उसके बाद फिर इन्होंने फैसला कर लिया कि ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इनका टर्न्योर मुकम्मल नहीं करने देना और इनको पहले जो है हमने फारग कर देना है। और इस दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो उनको इतना जिच किया गया कि एक दिन उन्होंने खुद ही अपना ओहदा छोड़ने का फैसला भी कर लिया। और जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को इतला दी तो फिर इन्होंने वो DGISI की ट्रांसफ़र वाला जो नोटिफिकेशन है वो भी कर दिया। तो अभी भी उनका सारा फड्डा यही है। और दूसरी बात यह है कि आज जो नवाज शरीफ साहब ने जो ट्वीट किया है तो उसमें भी वो उन्होंने कहा है कि तुमने जो ISI के सरबराह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तुम उसका जवाब नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एक तरफ इमरान खान साहब आर्मी के अफसरों के नाम ले रहे हैं सियासी जलसों में, नवाज शरीफ साहब भी ट्वीट्स कर रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो सियासतदान है, मेरी इनसे गुजारिश है कि फ़ौज अगर कह रही है कि हमें सियासत से दूर रखें तो खुदारा आप भी इसका ख्याल करें। अगर आप भी इस तरह फ़ौज को सियासत में मुलव्वस करेंगे तो फिर वोट को इज्जत का नारा किधर जाएगा। और हामिद मीर साहब, फिर जो जुमे का दिन है, अब जुमे को इस मार्च ने पहुंचना है इस्लामाबाद, इमरान खान साहब के लिए आपको लग रहा है कि क्योंकि ज़ाहिर खून रेजी की बात उन्होंने खुद ने कह दी है कि बैलेट बॉक्स के ज़रिए इनकलाब आना है या फिर खून रेजी के ज़रिए ये फैसला होना है, साथ साथ ये सवाल उन्होंने उठा दिया है, साथ ही ज़ाहिर असलहे की बात हो रही है तो उसको का भी दिफा कर रहे हैं कि जी लाइसेंस असला है। जो मुख्तलिफ रहनुमा खैबर पख्तूनख्वा से कामरान मगर साहब ने भी कहा, साथ में हमने देखा गंडापुर साहब ने क्या कहा। आपको लग रहा है कि ख़तरा है या फिर बड़ा मुश्किल है कि खान साहब अपने मकासद हासिल कर पाएंगे और वायलेंस का भी इम्कान कम है? शाहजेब साहब, मैं तो बैठा हूँ इस्लामाबाद में। पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो जिस किस्म की ड्रिल्स कर रहे हैं, जिस किस्म के नारे लगा रहे हैं और फिर लाउड स्पीकर पे उनके इंस्ट्रक्टर्स जो हैं उनको जो समझा रहे हैं, तो कुछ जगह ऐसी है ना जो लाउड स्पीकर पे जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं वो तो हम सुन भी लेते हैं ना। तो मैंने तो कई घंटे किसी दीवार के साथ लग के तो सारी बातें सुनी है। और दूसरी तरफ इमरान खान साहब खून रेजी से डरा रहे हैं और अली मीन गंडापुर साहब बंदूकें इकट्ठी कर रहे हैं, कामरान मंगे साहब भी जो है वो तरदीद के लिए तैयार नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि आप अंडर एस्टिमेट ना करें। जो लोग हुकूमत के कुछ लोग इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनका ख्याल था ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा, बस इस पर प्रेशर आएगा तो ये लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं करेगा। तो उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया है। अब उन्होंने ये जो प्रोलॉन्ग किया ना अपना, उन्होंने कहा कि हम जुमे तक पहुँचेंगे, वो असल में ये जो इस्लामाबाद में लोग बैठे हुए हैं ना उनका इस्तकबाल करने के लिए उनको थका रहे हैं। उनको भी तो पता चल रहा है ना कि ये लोग बड़ी ड्रिल्स कर रहे हैं और जगह जगह पे ड्यूटियाँ दे रहे हैं। अभी भी इस वक्त भी मैं अभी यहाँ से निकलूँगा, मेरे दफ्तर के बाहर ही रेंजर्स भी नज़र आएगी, पुलिस भी नज़र आएगी। पूरे इस्लामाबाद में वो हज़ारों की तादाद में फैले हुए हैं। तो ये लोग जो हैं ये कई दिनों से इस्लामाबाद में ड्यूटी दे रहे हैं और ज़ाहिरी बात है ये 12 घंटे की ड्यूटी तो नहीं दे रहे, 16-16, 17-17, 18-18 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं। इनको रेस्ट नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब इनको थका रहे हैं। तो इसलिए अगर कोई इनको अंडर एस्टिमेट कर रहा है तो वो गलतफहमी से बाहर निकल आए। इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे यानी वायलेंस का पूरा खतरा मौजूद है, खुदा ना खास्ता। अल्लाह करे कि वायलेंस ना हो, लेकिन ये राइटिंग ऑन दी वॉल है, ये मुझे तो नज़र आ रही है। शुक्रिया हामिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। ख़तरा वायलेंस का मौजूद है। इसके अलावा इमरान खान साहब ने आज एक दफ़ा फिर वही बात की है जो वो करते हैं कि मुझे नहीं पता था। खैर इसका बैकग्राउंड आपके सामने रखेंगे ब्रेक के बाद। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत केस में अपना जवाब जमा करा दिया है और 25 मई को अदालत में अपने ही रहनुमाओं की यकीन दहानी से लाताल्लुकी का इजहार करते हुए कह दिया है कि उनकी या PTI की सीनियर लीडरशिप की जानिब से जमा कराई गई यकीन दहानी या बयान के बारे में मुझे पता ही नहीं था। और 25 मई को होने वाली पेशरफ डी चौक के इलाके और उस दिन अदालत की जानिब से 6 बजे जारी होने वाले अहकामात के बारे में मुझे पता नहीं था। मुझे तफसीली जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। हैरत अंगेज़ तौर पर इमरान खान का जवाब बिल्कुल वही है जिसकी तरफ खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमरता बंदियाल ने इशारा किया था। 25 मई के लॉन्ग मार्च से मुताल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए थे कि मुमकिन है कि इमरान खान तक दुरुस्त पैगाम न पहुंचा हो। और आज जब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ 25 मई के वाक़यात पर तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त ज़ेर समाअत है तो इमरान खान ने अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि 25 मई को उनके वकील ने अदालत में क्या कहा इसका उनको पता नहीं है। इमरान खान ने अपने जवाब में कहा है कि
कि मुझे ऐसे किसी भी बयान या यकीन दहानी का पता नहीं है जो 25 मई से मुताल्लिक इस अदालत के सामने मेरे या तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत के ईमा पर कराई गई हो। ना ही मुझे 25 मई की शाम 6 बजे जारी किए गए सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और उससे मुताल्लिक तफसीलात का पता है। मैं इस मौजूद अदालत का बेहद एहतराम करता हूँ और ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं जानते बूझते इस अदालत को कराई गई किसी यकीन दहानी की खिलाफ वर्जी करूँ या इस अदालत के किसी हुक्म को मानने से इनकार करूँ। यानी 25 मई को तहरीक इंसाफ के रहनुमा अदालत में यकीन दहानी कराते हैं कि वो H9 पार्क में ही जलसा करेंगे, आगे नहीं जाएंगे। फिर अदालत इस यकीन दहानी की बुनियाद पर हुक्म जारी करती है, मगर इमरान खान इसकी खिलाफ वर्जी कर देते हैं। और फिर जब अदालत तौहीन अदालत के मामले पर उनसे जवाब तलब करती है तो वो कहते हैं कि मुझे तो अदालती हुक्म का पता नहीं था। यानी इमरान खान आज साफ कह रहे हैं कि 25 मई को अदालत में क्या हुआ उसका उन्हें कुछ पता ही नहीं है। तहरीक इंसाफ के दोनों वकला बाबर अवान और फैसल चौधरी ने भी आज अदालत में अपने जवाब में कहा है कि ना तो इस केस में इमरान खान के वकील थे, ना ही इमरान खान से राब्ते में थे और ना ही इमरान खान को अदालती हुक्मनामे से मुताल्लिक कुछ पता था। अब यहाँ 2-3 अहम सवालात पैदा होते हैं। अगर इमरान खान से वकला का राब्ता ही नहीं हो पाया था तो इमरान खान ने 25 मई की शाम ये कैसे कह दिया था कि अदालत ने रुकावटें ख़त्म कर दी हैं और अब सारे कारकुन डी चौक पहुँचे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 25 मई की शाम 5:54 पर रिपोर्ट हो चुका था और जस्टिस याया आफरीदी ने अपने इजाफी नोट में इमरान खान का डी चौक पहुँचने का जो बयान नकल किया है, यह बयान उसी दिन शाम 7:38 पर सामने आया, यानी फैसला आने के 1 घंटा 44 मिनट बाद। सारे जिधर भी पाकिस्तानी ये देख रहे हैं, खुशखबरी ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है कि अब कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी, कोई पकड़ धकड़ नहीं होगी। इसलिए मैं सारे पाकिस्तानियों को आज कह रहा हूँ कि आज शाम अपने शहरों में भी निकले और इस्लामाबाद और पिंडी में पूरी तरह कोशिश करें डी चौक पहुँचने की आज शाम को, क्योंकि मैं इंशाल्लाह घंटे 1.5 तक वहाँ पहुँचूंगा। इंशाल्लाह हमारी कोशिश है वहाँ पहुँचने की। फिर इसके बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने रात 10:12 पर कहा कि हम तो डी चौक आ रहे हैं, ये सियासी मामला है, इस पर अदालतों ने थोड़ी फैसले करने हैं। और आज तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने अपने जवाब में कहा है कि असद उमर को 25 मई को ही अदालती कार्रवाई और हुक्मनामे से आगाह कर दिया गया था। अब सबसे अहम सवाल यह है कि जब असद उमर से वकला का राब्ता हो गया था तो क्या असद उमर ने इमरान खान से पूछे बगैर ही H9 ग्राउंड की बात कर दी थी, जबकि इमरान खान डी चौक जाना चाह रहे थे? क्या असद उमर ने वकला से बात करने के बाद इमरान खान को कुछ नहीं बताया क्योंकि वो सवाबी में भी इमरान खान के साथ थे? फिर इस्लामाबाद में दाखिल होते वक्त भी इमरान खान के साथ थे और 26 मई की सुबह इमरान खान ने जो तकरीर की उस वक्त भी असद उमर इमरान खान के साथ थे। तो कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, इसका फैसला तो अदालत ही को करना है, क्योंकि ये सिर्फ एक मिसाल नहीं है बल्कि इमरान खान की रिवायत बन गई है। इमरान खान इससे पहले भी तौहीन अदालत के एक और केस में ऐसा ही कर चुके हैं। रवां साल अगस्त में जब इमरान खान की चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के खिलाफ केस चल रहा था तो उस दौरान इमरान खान ने 20 और 21 अगस्त को जलसे में शहबाज गिल को रिमांड पर भेजने वाली एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी को बराह रास्त मुखातिब करते हुए धमकी दी। लेकिन जब इस हवाले से इमरान खान के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत का केस बना और उन्हें शोकॉज नोटिस भेजा गया तो इसके जवाब में इमरान खान ने मौक़िफ़ अपनाया कि उन्हें पता नहीं था कि जज ज़ेबा चौधरी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं बल्कि जुडिशल अफसर है। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस लिए जाने के बाद भी इमरान खान अपने बयान का दिफा करते रहे, खातून जज को मजिस्ट्रेट कहकर पुकारते रहे। तो क्या न तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा या उनकी कानूनी टीम के किसी रुकन ने इमरान खान को रोका और ना ही उनकी तस्दीक की? एक यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर को जब एक मैजिस्ट्रेट के सामने आता है तो मैजिस्ट्रेट, अब ये अदालत ने साबित हो गया है कि उसके ऊपर तशद्दुद हुआ है, उसके बावजूद जो मैजिस्ट्रेट है वो वापस भेज देती है उसको पुलिस के पास जिन्होंने तशद्दुद किया था। मैजिस्ट्रेट जिसने तशद्दुद होते हुए उसको वापस भेज दिया पुलिस के पास। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान ने पहले ये कहा कि उन्हें पता ही नहीं था कि ज़ेबा चौधरी मजिस्ट्रेट नहीं जुडिशल अफसर हैं, और फिर कहा कि उन्हें मसरूफियात के 22 केस के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा होने का पता नहीं था। जैसा कि आज जमा कराए गए जवाब में इमरान खान ने अपना मौक़िफ़ अपनाया है कि पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो यकीन दहानी करवाई गई थी, मुझे इस बारे में पता नहीं था। किसी भी मामले पर इमरान खान की जानिब से ये कहना कि मुझे इस बारे में पता नहीं था या मेरा ये फैसला नहीं था, सिर्फ तौहीन अदालत के केसेस तक महदूद नहीं है। इमरान खान ने पहले खुद नवाज शरीफ को बीमारी के बाइस मुल्क से बाहर जाने की इजाज़त देने के फैसले में अहम किरदार अदा किया, मगर फिर तनकीद शुरू कर दी कि नवाज शरीफ तो ड्रामा कर रहे थे। फिर एक इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा कर दिया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला सिर्फ उनका नहीं था, लेकिन खुद असद उमर ने बताया कि नवाज शरीफ को बाहर भेजने का फैसला 100% इमरान खान का था। क्या वो फैसला इमरान खान का था नवाज शरीफ को बाहर भेजने का,
या फैसला किसी और ने किया और उन्होंने जिम्मेदारी जुडिशरी के ऊपर डाल दी? 100% इमरान खान का फैसला था। इमरान खान ये नहीं कह रहे फैसला मैंने नहीं किया, मैं तो कमरे में बैठा था ना जिसको तो फैसला हुआ, और हम उस वक्त पहले तो सारे काबीना के अंदर फाइनली डिस्कस हुआ, लेकिन हम लोग कुछ 6-8 लोग बैठे हुए थे कमरे के अंदर जो डिस्कशन हुई, तो वो तो मुझे पता है ना कि वो फैसला इमरान खान का था, और वो फैसला जो है वही कमरे के अंदर जो पीटीआई की सीनियर लीडरशिप बैठी हुई थी उन्हीं के मशवरे सुनने को, डिवाइडेड ओपिनियन था, ये भी मैं बता दूं इसके ऊपर, वहां पे इमरान खान ने फैसला किया। सिर्फ यही नहीं, जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई, रुपए की कदर गिरी, तो टीवी एंकर से मुलाकात में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने दावा कर दिया कि उन्हें न्यूज़ से पता चला कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है, वरना उन्हें पता नहीं था। स्टेट बैंक ने गिराया डॉलर? जी, स्टेट बैंक ऑटोनमस है ना। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। अगर मुझे होता तो मैं उनको शायद कहता और तरह करें, शायद डिले करके करें, स्टैगर कर दें, लेकिन खैर स्टेट बैंक ने किया। हमने इसके बाद हमने मैसेज भिजवाई है कि आगे से ये आपने करना है, तो एक छोटा सा ग्रुप, हमें पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि हम अपनी इनपुट दे सकें। ये दोनों दफा मैं आपको यकीन दिला रहा हूं कि मुझे न्यूज़ के ऊपर पता चला रुपया गिरा। मगर साबिक वज़ीर ख़जाना असद उमर इसे पहले ही बता चुके थे कि रुपए की कदर गिरने का वज़ीर आज़म इमरान खान को पता था। इससे पहले जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उनकी हुकूमत ने बिल्कुल आखिर में ऑर्डिनेंस के जरिए पीका कवानीन को मज़ीद सख्त बना दिया। आज इमरान खान इदारों पर तनकीद को जायज़ और आज़ादी इजहार राय करार दे रहे हैं, मगर हुकूमत में होते हुए जो पीका ऑर्डिनेंस वो लेकर आए, उसके तहत एक आम शहरी पर भी हुकूमत या इदारों के खिलाफ फेसबुक ट्विटर पर कुछ भी लिखने के अलावा एक व्हाट्सएप मैसेज की बुनियाद पर भी जेल की सज़ा हो सकती थी, जबकि इस ऑर्डिनेंस में किसी भी शख्स को शिकायत पर फ़ौरन बगैर किसी वारंट के गिरफ्तार भी किया जा सकता था। इस ऑर्डिनेंस की वजह से हुकूमत पर ना सिर्फ अपोजिशन बल्कि सिविल सोसाइटी, इंसानी हुकूक की तंजीमों और सहाफ़ती तंजीमों ने सख्त तनकीद की और इसके खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया, जहां चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल ने भी पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से संजीदा कानूनी सवालात उठाए। हत्ता कि इज्जत और आज़ादी इजहार राय के मामले पर अहम रिमार्क्स और वाज़े ऑब्जर्वेशंस दी गई, जिसके बाद जस्टिस अतर मिनल के खिलाफ ही एक तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ बाकायदा मुहिम चलाई गई, नामुनासिब ट्रेंड्स चलाने के अलावा उन पर ज़ाती हमले और उनकी तज़हीक की जाती रही। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पीका ऑर्डिनेंस का भरपूर दिफा करते रहे, वकालत करते रहे, लेकिन फिर अचानक 10 मार्च को अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दौरान समाअत बताया कि मैं इस इशू पर वज़ीर आज़म से भी मिला हूँ। जब ये ऑर्डिनेंस आया तो पता चला कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो फिर वज़ीर आज़म ने पूछा कि ये कैसे हो गया, जिस पर वज़ीर आज़म को बताया कि यह गलती हो गई। अटॉर्नी जनरल ने मजीद कहा कि मैं कह चुका हूँ कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस की मौजूदा शक्ल में इसके ड्रैकोनियन असरात होंगे। यानी पहले इमरान खान की हुकूमत पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस लेकर आई, फिर उसका दिफा करती रही, जो उस पर तनकीद करती रही, और फिर जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज प्रोपेगेंडा किया गया। लेकिन फिर जब तनकीद बढ़ती गई तो अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उन्होंने जब वज़ीर आज़म को बताया कि पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस का गलत इस्तेमाल हो सकता है, तो उन्होंने पूछा कि ये कैसे हो गया, क्या तरमीमी ऑर्डिनेंस इमरान खान के इल्म में लाए बगैर जारी किया गया था। इस हवाले से खुद साबिक वफाकी वज़ीर कानून फ़रूक नसीम ये कह चुके थे उस वक्त कि ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म की मुशावरत से जारी किया गया। आप समझिए बड़ा ज़रूरी था, बहुत दिनों के बाद ये चीज़ आई और फिर अल्टीमेटली प्राइम मिनिस्टर साहब की मुशावरत हुई फवाद चौधरी से, मुझसे, अटॉर्नी जनरल साहब से, शेख रशीद साहब से, और फिर ये पीका का जो ये स्टैट्यूट है, ये अमेंडमेंट है, ये है। और सिर्फ यही नहीं, इससे पहले खुद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान 28 फरवरी को कौम से खिताब में पीका ऑर्डिनेंस का दिफा कर चुके थे। पीका लॉ, आप सबको ये बता दूं कि ये 2016 में बना था, इसमें सिर्फ हम तरमीम कर रहे हैं। पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का गंद आ रहा है, इस तरह की चीजें आ रही हैं, चाइल्ड पोर्नोग्राफी आ रही है। 94,000 केसेस पड़े हुए हैं FIA के पास, जिसके अंदर घर की औरतों को तंग किया हुआ है, लोगों के घर उजड़ रहे हैं क्योंकि गंद उछाल रहा है, फेक न्यूज़ आ रही है, तस्वीरें गंदी दी जा रही है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे हसास तरीन मामलात को इमरान खान इस्तेमाल कर रहे थे अपने पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस के दिफा के लिए, जिसके तहत मज़ीद सख्तियाँ की जानी थी, आज़ादी इज़हार राय पर और क्रैकडाउन होना था, मज़ीद गिरफ्तारियाँ की जानी थी। फिर बाद में कह दिया गया कि वज़ीर आज़म को पता नहीं था। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। 2018 में एक सियासी पार्टी के लीडर को करप्शन के केस में नाअहल कर दिया गया और जेल में डाल दिया गया, और वो लीडर इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए, जिसके बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके और फौजी हलकों की हिमायत के साथ एक शख्स इक्तिदार में आया। ये लीडर
एक पॉपुलिस्ट लीडर था जिसके लिए सही, गलत, सच और झूठ कुछ मायने नहीं रखता था। अगर कुछ मायने रखता था तो वो सिर्फ इख्तिदार था। मगर इस पॉपुलिस्ट लीडर को ऐसे पेश किया गया कि ये मुल्क और कौम की तकदीर बदल देगा। इस लीडर के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। और क्योंकि मुल्क के माजी के हुक्मरानों से कौम किसी न किसी सतह पर तंग आ गई थी, तो तब्दीली के लिए ये बयानिया बनाया गया कि बाकी सब चोर हैं या नाअहल हैं, यही लीडर एक आखिरी सहारा है। और इक़्तिदार मिलने के बाद इस लीडर ने कौम का मुस्तकबिल बदलने का दावा किया। मुल्क का माजी देखकर अवाम ने भी इस लीडर को एक मौका फराहम किया और इस शख्स ने भी अवाम को एतमाद दिलाया कि वो करप्शन का खात्मा करेगा, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाएगा। मगर जब इक़्तिदार मिला तो इस लीडर की पॉलिसीज़ आया होना शुरू हो गई। जो दावे किए गए वो पूरे नहीं किए गए, और जब तनकीद हुई तो बर्दाश्त नहीं की गई। अपोजिशन में थे तो करप्शन के खात्मे की बात की गई, और जब हुकूमत में आए तो अपने ही वज़रा पर माली बदउनवानी के इल्ज़ामात लगे। मीडिया ने तनकीद की तो मीडिया को ही जानिबदाराना करार दे दिया गया। और अपने इक़्तिदार के लिए इस लीडर ने मजहब का भी बेदरीग इस्तेमाल किया और दावा किया कि वो अपनी कौम को फिर से अजीम कौम बनाएगा। अपने इक़्तिदार के दौरान इस लीडर ने गलत मालूमात फैलाने के लिए अपना ही एक निज़ाम तश्कील दे दिया, और गलत मालूमात पर मबनी इतना मवाद फैलाया गया कि लोग ये फ़र्क करना भूल गए कि सच क्या है और झूठ क्या है। लोगों को इतना उकसाया गया कि इख्तिलाफ राय बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो गई। लोग आपस में लड़ने लगे, मुल्क को दो धड़ों में तकसीम कर दिया गया। और सिर्फ यही नहीं, इस शख्स ने अपनी हुकूमत के दौरान मुल्क की फ़ौज को अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया, और वो फ़ौज जो आमरीत के ज़रिए मुल्क पर कई सालों तक पहले ही हुकूमत करती आई थी, इस लीडर ने अपने दौरे हुकूमत में मज़ीद अहम ओहदों पर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड फ़ौजियों को तैनात कर दिया। और फिर मुल्की इदारों पर फ़ौज का असर रसूख बढ़ता चला गया। कमज़ोर अपोजिशन और अपनी मकबूलियत की वजह से इस लीडर को यह अंधा एतमाद हो गया था कि अब उससे इक़्तिदार कभी नहीं छीना जा सकता है। और अपने दौरे हुकूमत में इस लीडर ने फ़ौज को इतना नवाजा था कि ये लीडर मुतमईन हो गया था कि अगर अब उसके इक़्तिदार को ख़तरा लाहक हुआ तो फ़ौज मुदाखलत करके इसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। मगर हैरानकुन तौर पर जब वक्त करीब आया तो फ़ौज ने सियासी मुदाखलत नहीं की। और माहिरीन का ख्याल है कि फ़ौज ने मुदाखलत तो नहीं की है, मगर इस लीडर के दौरे हुकूमत में फ़ौज की मुख्तलिफ इदारों तक इतनी रसाई और इतनी ताकत बढ़ गई है, और सियासतदानों से मुताल्लिक फ़ौज के पास इतना मवाद और खुफिया मालूमात जमा हो गई हैं कि वो मालूमात कभी भी किसी के भी ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो सकती हैं और उसे ब्लैकमेल किया जा सकता है। बहरहाल, जब इस लीडर के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातों का इत्तेहाद इकट्ठा हो गया और इसे अपने इक़्तिदार जाने का खौफ पैदा हो गया, तो उसने फिर इलेक्शन के निज़ाम पर ही सवालात उठा दिए और दोबारा से उठा दिए। साजिशी नज़रिए ईजाद किए। ये लीडर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बुनियाद बनाकर इंतखाबात में धांधली का बयानिया बनाता रहा, मुल्क में इलेक्शन कराने वाले इदारे पर दबाव बढ़ाता रहा। और फिर जब इलेक्शन का वक्त करीब आया तो इस लीडर ने यह बयानिया बनाना शुरू कर दिया कि अगर उसको शिकस्त हुई तो वो सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड के नतीजे में हो सकती है। यह बयानिया बनाया गया कि यह सियासत नहीं बल्कि एक मुकद्दस जंग है, जो साथ हैं वो हक पर हैं, जो खिलाफ हैं वो बातिल हैं। मगर दिलचस्प बात यह है कि जिस लीडर के खिलाफ चोरी और करप्शन का बयानिया बनाया गया था और जिसे अदालतों के जरिए सज़ा मिली और वो 2018 के इलेक्शन की दौड़ से ही बाहर हो गया था और इंतखाबात के वक्त जेल में था, उसी लीडर ने दीगर सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस लीडर को 2022 में आईनी तरीके से शिकस्त दे दी है। मगर इसके बावजूद इस पॉपुलिस्ट लीडर के हामी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और दावा कर रहे हैं कि मुल्क पर चोरों को दोबारा मुसल्लत कर दिया गया है और अदालतों पर तनकीद कर रहे हैं कि उन्होंने गलत फैसले दिए हैं और ये कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट और मीडिया हमारे लीडर के खिलाफ हो गए हैं। आज ब्राज़ील में दाएं बाजू के पॉपुलिस्ट लीडर बोल्सोनारो को बाएं बाजू के लेफ्टिस्ट लीडर लोला दा सिल्वा ने सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी है और वो तीसरी बार ब्राज़ील के सदर बनने जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका में ट्रंप को पहली मुद्दत के बाद ही इक़्तिदार से हाथ धोना पड़ा था, तो वहीं ब्राज़ील के दाएं बाजू के लीडर बोल्सोनारो ब्राज़ील के वो वाहिद लीडर हैं जिन्हें गुज़िश्ता 3 दहाइयों के दौरान दूसरी मुद्दत के लिए सदारती इंतखाबात में शिकस्त हुई है। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में लोला दा सिल्वा ने 6 करोड़ से ज़ायद वोट्स हासिल किए जो मजमूई वोट्स का 50.9% थे, जबकि बोल्सोनारो ने 5 करोड़ 80 लाख से ज़ायद वोट्स हासिल किए जो मजमूई वोट्स का 49.10% थे। ये इंतखाबी नताइज ब्राज़ील में होने वाली सख्त और नफरत अंगेज़ इंतखाबी मुहिम के बाद सामने आए हैं। पूरी दुनिया की नज़रें इन इंतखाबात पर थी क्योंकि सदर बोल्सोनारो ने दावा किया था कि सिर्फ खुदा ही उनसे सदारत वापस ले सकता है और उन्होंने अपनी मुमकिना शिकस्त से मुतालिक ब्राज़ील के इंतखाबी निज़ाम में फ्रॉड के इम्कान का बयानिया बना दिया था। और ब्राज़ील का जो इलेक्शन कमीशन है उसके सरबराह पर भी इन इंतखाबात का काफ़ी दबाव था, लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है कि ब्राज़ील के सदर बोल्सोनारो ने 2018 के इंतखाबात से पहले भी बयानिया बनाया था कि अगर वो हारे तो इसका मतलब है कि फ्रॉड हुआ है
लेकिन वो 2018 के इंतखाबात जीत गए थे और फिर 2022 के इंतखाबात में भी उन्होंने यही बयानिया बना दिया। लेकिन इस दफ़ा उन्हें शिकस्त हो गई है और लौला दा सिल्वा, जिन्हें करप्शन के इल्ज़ामात में अदालती फैसले के जरिए जेल भेज दिया गया था और जो इलेक्शन लड़ने के लिए भी नाअहल हो गए थे, वो वापस ब्राज़ील के सदर मुंतखब हो गए हैं। मगर ब्राज़ील में सियासत में इतनी नफरत अंगेज़ी, झूठ और तकसीम पैदा हो गई है कि लौला दा सिल्वा के लिए भी ब्राज़ील को मुत्तहिद करना और दोबारा पैरों पर खड़ा करना एक चैलेंज होगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे में दुनिया के कई ममालिक में झूठा बयानिया बनाकर पॉपुलिस्ट लीडर इक़्तिदार में आए। उनके इक़्तिदार को गैर मामूली मकबूलियत भी मिली, लेकिन वो ममालिक मज़ीद पस्ती की तरफ जाते रहे। मगर ब्राज़ील उन खुशकिस्मत ममालिक में से एक है जहाँ अवाम बर वक्त खड़े हुए और मुल्क को एक फाशिस्ट लीडर के हाथों से बाहर निकाल लिया। लेकिन अब भी कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ रियासत और सियासत दोनों को फाशिस्ट नज़रियात के हामी लीडरान से ख़तरा है। इसकी मिसाल ज़्यादा दूर नहीं है, बल्कि हमारा पड़ोसी ही मुल्क है, भारत है, जहां नरेंद्र मोदी पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के संगीन इल्ज़ामात हैं। वो इक़्तिदार के लिए मुसलसल मजहब का इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर आज भी उनकी मकबूलियत 70% से भी ज़ायद है। यानी नरेंद्र मोदी इस वक्त दुनिया के सबसे मकबूल लीडर हैं। लेकिन मकबूलियत किसी लीडर के सही होने का मयार नहीं है। वक्ती तौर पर तो फाशिस्ट लीडर मजहब, हुब्बुल वतनी और गद्दारी जैसे कार्ड्स का इस्तेमाल करके आवाम को बेवकूफ़ बना लेते हैं, मगर फिर उन्हें वही आवाम मुस्तरद भी कर देते हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान मुसलसल इलेक्शन कमीशन को हदफ बनाए हुए हैं। तहरीक इंसाफ की अपनी ही छोड़ी हुई 8 नशिस्तों में से 7 नशिस्तों पर इमरान खान कामयाब हो गए हैं। मगर कराची में मलीर की 1 नशिस्त पर इमरान खान को शिकस्त हुई, तो वो 7 नशिस्तों पर कामयाबी को तो शफाफ इलेक्शन करार दे रहे हैं, मगर जिस 1 नशिस्त पर हार गए हैं उस पर धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। 8 इलेक्शन पे मैं खड़ा होता हूं अकेला और सारी जमातें मिलके मेरे खिलाफ खड़ी होती है। 7 इलेक्शन जीतता हूं 8 में से, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और वो जो कराची में पीपल्स पार्टी जीती, मैं ये आपको लिख के देता हूं कि पीपल्स पार्टी धांधली स्टेट मशीनरी के बगैर 1 इलेक्शन आज नहीं जीत सकती। 8 में से 7 इलेक्शन इसी इलेक्शन कमीशन के होते हुए जीतने के बावजूद इमरान खान अपने खिलाफ आने वाले फैसलों की वजह से खुद अपने ही तैनात करदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ भी गलत बयानी करके बयानियां बना रहे हैं। और आज भी इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को 10 अरब रुपए हर्जाने का दावा भेजने का ऐलान किया। ये इंपोर्टेड ऊपर चोरों की उनको खुश करने के लिए जो इसने फॉरेन फंडिंग केस में मेरा नाम लिया और तोशाखाना में, मैं इसके ऊपर 10 अरब का हर्जाना भी कर रहा हूं। और इसलिए कर रहा हूं कि इसने सवाल उठाया मेरी दयानतदारी पे। इमरान खान चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ हर्जाने का दावा तो कर रहे हैं, मगर इमरान खान खुद हमेशा बरतानवी अदालती निज़ाम की तारीफें करते रहे हैं। तो क्या वजह है कि बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स के खिलाफ बरतानवी अदालत में हर्जाना नहीं कर रहे हैं, जिसने अपनी रिपोर्ट में तहरीक इंसाफ की ममनुआ फंडिंग के सारे हकाइक सामने रखे थे। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट में तफसील से बताया गया था कि कैसे चैरिटी के पैसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किए गए। साथ ही ये भी बताया गया था कि मुत्तहिदा अरब अमारात के वजीर ने भी तहरीक इंसाफ के लिए फंडिंग की। इंतहाई संगीन इल्ज़ाम सामने आए, मगर इमरान खान कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान बार बार मगरबी ममालिक की मिसालें देते हैं। इसके अलावा आज इमरान खान ने एक और गलत बयानी कर दी और कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में नाअहली खत्म कर दी। तो सिकंदर सुल्तान इलेक्शन कमिश्नर, तुम्हारे से बड़ा 2 नंबर आदमी कभी इलेक्शन कमीशन में नहीं बैठा जितने तुम हो। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो इसने मुझे नाअहल करार दिया था, इस बदनीयत आदमी ने, अदालत ने उसको साइड कर दिया, नाअहली खत्म कर दी है। हालांकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली का फैसला मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद की है, मगर साथ ही इलेक्शन कमीशन को इमरान खान की मियांवाली की नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात से रोक दिया है। जैसे आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील से कहा कि इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर रहे, ज़िमनी इलेक्शन कराने से रोक देते हैं। साथ ही अदालत ने आज इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत के लिए नोटिस जारी कर दिया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।